वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास तक अपन ने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा कंप्लीट किया था। हेडिंग डालिए किंगडम फंजाई। बताइए मुझे, हाँ लिखो क्या हुआ किंगडम फंजाई। यूग्लिनॉइड का ट्रिक, अरे मैं भूल गई लाना। चलो मैं कल बताती हूँ, ठीक है, तो स्लिप हो गया, या मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी उसको। चलो लिखिएगा किंगडम फंजाई। अब मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो दोनों किंगडम पढ़े थे उसमें और फंजाई में कोई मेजर डिफरेंस है जो आपके दिमाग में आ रहा है? नहीं, सेल वॉल तो उनमें भी थी, मोनेरा में हाँ कॉम्पोजिशन अलग था बट थी। प्रोटेस्टा में भी कुछ में थी कुछ में नहीं थी। भैया इसको कम करिए। हाँ, और हाँ मल्टी सेल्यूलर, पहली बार मल्टी सेल्यूलर होगा। और कुछ यूनिक। अभी तक दोनों में न्यूट्रिशन क्या था? बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, और यहाँ पहली बार एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिज्म देखने को मिलेगा। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। अंश सृष्टि दोनों के आंसर्स एकदम करेक्ट है। नाउ यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक, लिखो यूकैरियोटिक। यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर? मल्टी सेल्यूलर, ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट यूनिसेल्यूलर है। अब देखो कितनी नाइंसाफी है कि जो एल्गी यूनिसेल्यूलर थे उन्हें तो उठा के किसमें डाल दिया? प्रोटेस्टा में। कायदे से ये भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक किसमें डालना चाहिए? प्रोटेस्टा। लेकिन इसे आज भी किंगडम फंजाई में ही रखा जाता है एक अपवाद की तरह, एक्सेप्ट यीस्ट यूनिसेल्यूलर। बोलो फोटोसिंथेटिक होंगे कि नहीं? नेचुरली नहीं होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक लिख लीजिए। यानी क्लोरोफिल मिलेगा या नहीं? नहीं। ए क्लोरोफिलस, ए मींस एब्सेंट, क्लोरोफिल नहीं होगा। इसमें से हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को टिक कर लीजिएगा, स्टार मार्क, एनसीईआरटी का वर्ड है हेट्रोट्रॉफिक, स्टार मार्क। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शो ग्रेट डाइवर्सिटी, शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यानी ये कई तरह के हैबिटेट में मिलेंगे और कई तरह से दिखने में होंगे। मॉर्फोलॉजी, एनसीईआरटी की लाइन है, स्टार मार्क करिए, स्टार मार्क। ये पॉइंट अभी नहीं पढ़ाए हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थैलॉइड। थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब समझो, अपन ने वो टेबल पढ़ा था कि इसमें मल्टी सेल्यूलर है, टिश्यू बनता है लेकिन ऑर्गन नहीं बनता, फैली हुई सी बॉडी है, ऑर्गन्स नहीं बनते। अगले किंगडम में, प्लांट किंगडम में बाकायदा ऑर्गन बनेगा, रूट, स्टेम, लीफ, ऑर्गन बनेगा। तो लिख लीजिए थैलॉइड में ब्रैकेट में लिखो लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको वो टेबल याद हो 5 किंगडम वाली, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। आपको याद है जब मैंने लास्ट क्लास में स्लाइम मोल्ड पढ़ाया था तो आपसे कहा था फंजाई की तरह ये फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर्स बनाता है, ये इसका स्पेशल फीचर है, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। नाउ स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई के लिए माइको वर्ड यूज करते हैं, तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, काफी सालों से ये नहीं पूछा है। नाउ हैबिटेट, हैबिटेट। अभी तक स्टार मार्किंग में 2 चीजें मार्क करी हैं, एक हेट्रोट्रॉफिक और एक मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में भिन्नताएं हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी। दोनों पॉइंट स्टार मार्क करो, अगर नहीं करें तो फटाफट से। चलिए हैबिटेट। अब अगर मैं कह रही हूं कि इनमें बहुत भिन्नताएं हैं हैबिटेट में, तो बताओ ये किसी पर्टिकुलर टाइप के हैबिटेट में मिलेंगे कि सब जगह? सब जगह। जो चीज सब जगह चलती है उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। लिखिए कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। जैसे न्यूयॉर्क एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यानी पूरी दुनिया के लोग न्यूयॉर्क में मिलेंगे, हर जगह के, कॉस्मोपॉलिटन। कॉकरोचेस कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह कॉकरोच मिलेगा। कॉमा, अकर इन। बोलो ये पर्टिकुलरली हवा, पानी, मिट्टी किसी एक जगह रहेंगे कि सब जगह? सब जगह, तभी तो कॉस्मोपॉलिटन बोल रहे हैं। बड़ा आसान है, लिखिए अकर इन एयर, वाटर, सॉइल। एयर, वाटर, सॉइल, यही तो होता है, हवा, पानी, मिट्टी एंड
और कहां रह सकता है कोई ऑर्गेनिज्म? किसी जानवर या पेड़ की बॉडी के अंदर। एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर एनिमल और प्लांट के ऊपर रहेगा तो कैसा बिहेव करेगा? ये पैरासाइट की तरह। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर ये लैंड पे मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं पर ज्यादातर लैंड पे मिलते हैं। प्रोटिस्टा ज्यादातर क्या थे? एक्वाटिक। याद है प्राइमरली एक्वाटिक पढ़ा था। तो ये सारे पॉइंट्स को स्टार मार्क करिए। हैबिटेट वाला पॉइंट स्टार मार्क, एनसीईआरटी की लाइन है। आपने देखा होगा कि जब थोड़ी नमी वाला मौसम होता है, पूरी गर्मी भी नहीं है पूरी सर्दी भी नहीं है, उस समय अपना खाना ब्रेड ये सब ज्यादा खराब होता है। ब्रेड पे काला काला लग जाता है, राइजोपस, वो एक फंगस ही है जो लग जाता है। तो फंगस हमेशा ज्यादा कहां ग्रो करता है? जहां थोड़ी गर्मी हो और थोड़ी नमी हो, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट जहां है। इसीलिए आप देखना ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जहां पसीने आते हैं, थाइस का एरिया है, यहाँ ऐसा ह्यूमिडिटी वाला जब सीजन होता है तो काफी खुजली हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। रिंग वर्म अगर नाम सुना हो, दाद खाज खुजली, ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं। लिखिएगा प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कोल्ड कर देंगे गलत हो जाएगा, ड्राई कर देंगे गलत हो जाएगा, नमी और गर्मी। तभी तो खाना फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखोगे तो कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड में इनके एंजाइम्स काम नहीं करते हैं, खाना खराब होने से बच जाता है। नेक्स्ट ग्रो ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड। हल्की सी भी ब्रेड में अगर नमी आ गई, पूरी गर्मी में भी मर जाते हैं, पूरी सर्दी में भी मर जाते हैं। मॉइस्ट ब्रेड, ब्रैकेट में लिखो, ब्रेड डेवलप्स अ मोल्ड। मोल्ड मतलब एक फंगस ही ग्रो करती है, वो जो काला 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 ब्रेड पे धब्बे हो जाते हैं। एंड रॉटन फ्रूट्स, सड़े हुए फ्रूट्स। आप देखना संतरा वगैरह काट के रख दो ऐसे मौसम में तो उसमें भी छोटे छोटे काले काले धब्बे हो जाते हैं। ऑरेंज रॉट्स, संतरा सड़ जाता है। तो ये जो ब्रेड खराब हो रही है, संतरा खराब हो रहा है, ये सब फंगल इन्फेक्शंस है। स्टार मार्क करिए एनसीईआरटी की लाइन, ब्रेड डेवलप्स मोल्ड एंड ऑरेंज रॉट, इन दोनों को स्टार मार्क करिए। वार्म और ह्यूमिड वाले को स्टार मार्क करो, स्टार मार्क। जो भी येलो से लिखा है वो एनसीईआरटी की लाइंस हैं। चलिए अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कई जगह फंगस मिलती है। गोबर में फंगस होता है, लकड़ी पे फंगस होता है, जली हुई लकड़ी पे फंगस ग्रो कर जाती है, ट्री बार्क यानी छाल पे फंगस ग्रो कर जाती है, हमारे नाखूनों में फंगस ग्रो कर जाती है। फंगस बेसिकली जहां पे भी डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, क्योंकि ये सैप्रोफिटिक होते हैं, वहां बहुत शानदार ग्रो करती है। अब ये डिटेल नहीं पूछते हैं कि इन्हें क्या क्या कहते हैं, तो अपन भी नहीं लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट लिखिएगा कॉमन मशरूम्स। जो मशरूम अपन खाते हैं वो क्या है? एक फंजाई है। कॉमन मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स, ये आपने नहीं सुना होगा नाम। एक्चुअली टोडस्टूल मशरूम जैसा ही होता है पर जहरीला होता है। सो कॉमन मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। स्टार मार्क कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन है। अब नेक्स्ट, आपको मालूम है ब्रेड और बियर बनाने में यीस्ट काम आता है? अगर आइडिया हो, यीस्ट जिसे खमीर बोलते हैं, तो ब्रेड और बियर बनाने में जो यीस्ट काम आता है सैक्रोमाइसिस सेरिविसे होता है, वो यीस्ट है। और यीस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंजाई है। स्टार लगा के लिखिए एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, सम यूनिसेल्यूलर फंजाई एग्जाम्पल यीस्ट, सम यूनिसेल्यूलर फंजाई एग्जाम्पल यीस्ट used to make beer and bread, यानी आप देख रहे हैं कहीं हमारा नुकसान कर रहे हैं, ब्रेड खराब कर रहे हैं, संतरा खराब कर रहे हैं, कहीं फायदा कर रहे हैं, ब्रेड बनवा रहे हैं, बियर बनवा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड, सरसों की पत्तियों पे सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक फंगस है। White spots on mustard leaves are due to parasitic fungus. तो ये ब्रेड खराब कर रहा है, ये संतरा वगैरह खराब कर रहा है, ये सरसों की पत्तियों पे इंफेक्शन कर रहे हैं, ये गेहूं में भी इंफेक्शन करते हैं। लिखिए वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। पक्सीनिया एक तरह का फंजाई है जो गेहूं में जंग लगा देता है, गेहूं खराब कर देता है, वीट रस्ट बोलते हैं।
तो यहां अभी तक एक फायदा पड़ा है, ब्रेड और बियर बनाने वाला, बाकी सारे इसके नुकसान पड़े हैं। अब एक और फायदा, सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मालूम है, दवाइयां जिससे बैक्टीरिया को मारते हैं। अगर आप लोगों को आइडिया हो, पहली एंटीबायोटिक जो खोजी गई थी वो पेनिसिलिन थी। वो पेनिसिलियम नाम के फंजाई से केमिकल मिलता है जो बैक्टीरिया को मारता है। और ये बहुत बड़ा बून, एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग है हमारे में। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो एंटीबायोटिक दवाई डॉक्टर देते हैं, और एंटीबायोटिक फंजाई से मिलती है। सो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंगस का नाम है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक केमिकल मिला था। इसकी बहुत सारी डिटेल्स 12th क्लास में पढ़ेंगे। ब्रेड बनाना, बियर बनाना और पेनिसिलिन के बारे में, ये सब अपन 12th की डिटेल पढ़ेंगे। तो कुछ फायदे कुछ नुकसान, ताकि आप इमेज नहीं बना लें, आप फंजाई को जज नहीं कर लें कि ये बुरा है या अच्छा है। ठीक है, बुरा है कि अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। अच्छा, इन सब पे स्टार मार्क करते जाना, ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये सब रटी होनी चाहिए सारी, अभी तक जो 4-5 लाइंस लिखी है। लिखिए, वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, स्टार मार्क करके लिखिए। क्यों रखते हैं फ्रिज में, अभी अभी बताया, ताकि कोल्ड क्लाइमेट हो जाए, ताकि फंजाई बैक्टीरिया वगैरह उसे खराब नहीं कर पाए। लिखिए, वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, लिख लो, टू प्रिवेंट फूड, खाने को बचाएंगे, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड, सड़ने से बचाएंगे, ड्यू टू फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ड्यू टू फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इवन बैक्टीरिया भी थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा उसमें बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं, और हम नहीं चाहते वो ग्रो करे, वरना खाना खराब हो जाएगा। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टार मार्क कर लेना इस पॉइंट को भी। चलिए अब लिखिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन फंजाई, स्टार मार्क, न्यूट्रिशन इन फंजाई। बोलो मेन तरीका क्या है? सैप्रोफिटिक। हेट्रोट्रॉफिक तो है ही सारे, पर सैप्रोफिटिक, तो नंबर 1 लिखो सैप्रोफिटिक। नंबर 2, अभी अभी हमने देखा काफी सारे पैरासाइट्स भी हैं, पैरासिटिक। और ऐसा नहीं है, कुछ फंजाई फायदेमंद भी होते हैं। आपको कुछ आइडिया है किसी फंजाई का जो सिम्बायोटिक दोस्ती बनाता है? यस, लाइकन्स, एल्गी और फंजाई की पक्की दोस्ती। तो थर्ड लिखिए सिम्बायोटिक। हालांकि होता हेट्रोट्रॉफिक है, लाइकन के अंदर भी एल्गी खाना बना के देता है, वो ऑटोट्रॉफिक है, ये तो हेट्रोट्रॉफिक ही है। सारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये। इसमें सैप्रोफिटिक को अंडरलाइन कर लेना, एक चॉइस पूछेंगे, मेजॉरिटी आर सैप्रोफिटिक। चलिए अब नंबर 1 सैप्रोफिटिक, लिखो सैप्रोफिटिक। मैंने आपको समझाया था, सैप्रोफाइट का मतलब है पहले डाइजेस्टिव एंजाइम डेड मैटर पे डालेंगे, बाहर गलाएंगे और फिर सक करेंगे, यानी कि इन्हें बोलते हैं स्लैश एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, एब्जॉर्प्टिव तरह का न्यूट्रिशन। या बताओ मुझे, ये खाना बना रहे हैं कि उसे तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं, यानी डीकंपोजर्स। कंपोज नहीं कर रहे हैं, डीकंपोज कर रहे हैं, डीकंपोजर्स। लिखिएगा मोस्ट फंजाई, मोस्ट को अंडरलाइन कर लेना, ज्यादातर सैप्रोफिटिक हैं। एनसीईआरटी में देखो कैसे छिपा के लिखा हुआ है, मोस्ट फंजाई। जैसे बैक्टीरिया में लिखा था सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफिक। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब, एंड एब्जॉर्ब। अब समझो, देखो एक पत्ती मरी, एक कीड़ा मरा, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है कि सिंपल ऑर्गेनिक? अभी तो कॉम्प्लेक्स है ना, फिर उसे तोड़ेंगे तो सिंपल में कन्वर्ट होगा। स्टार्च है तो ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड बनेगा, तब जाके वो सॉल्यूबल होगा और तब उसे खींच सकता है। तो ये एब्जॉर्ब क्या करेंगे, सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल? सॉल्यूबल। लिखिए सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। एक एक लाइन समझ के लर्न करिए। सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम, क्या लिखूं, लिविंग या डेड? डेड सबस्ट्रेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेड सबस्ट्रेट्स। अब पैरासिटिक के बारे में काम करो, यही लिख लो आगे, यहां जगह होगी ना आपके,
अगर नहीं है तो नीचे सेकंड डाल के पैरासिटिक लिखो, वरना यही लिख लो पैरासिटिक। डिपेंड ऑन, पैरासिटिक, डिपेंड ऑन। अब बताओ पैरासाइट किसका क्या मतलब होता है? जो होस्ट के अंदर रहेगा। होस्ट पेड़ भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। होस्ट लिविंग होगा कि डेड? लिविंग। सो डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। अब सिम्बायोटिक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सिम्बायोटिक। अगर आपकी जगह है तो 2 पॉइंट हम यहीं लिख सकते हैं, यहां नहीं जगह है जहां 1 2 3 लिखा था तो अलग से लिख लो सिम्बायोटिक। इसमें ए, विथ लाइकन्स, विथ एल्गी, विथ एल्गी एज लाइकन्स। लाइकन्स में एल्गी तो फोटोसिंथेटिक है, प्लांट खाना बनाता है, और फंजाई पार्टनर हेट्रोट्रॉफिक होता है, विथ एल्गी एज लाइकन्स। एंड नंबर 2 या बी, विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, कई पेड़ों की जड़ों के साथ रहता है। नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, वो काम नहीं है, वो काम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया करते हैं। एज माइकोराइजा, पढ़ाऊंगी इसका मतलब। देखो समझो, पहले माइको वर्ड यूज कर रहे हैं फंजाई के लिए और राइजो वर्ड यूज करते हैं रूट्स के लिए। तो हायर पेड़ यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स की जड़ों के साथ फंजाई रह रहा है, इस दोस्ती को कहते हैं माइकोराइजा, एज माइकोराइजा। तो माइकोराइजा और लाइकन्स में दोनों पार्टनर्स का फायदा होता है, प्लस प्लस की दोस्ती है। सिम्बायोटिक का मतलब आई होप आपको पता है, नहीं पता तो लिख लो, प्लस प्लस दोनों का फायदा होगा। कैसे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। नेक्स्ट हेडिंग, मुझे बताओ क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि फंजाई 2 तरह के हैं, एक यूनिसेल्यूलर जिसमें यीस्ट है और बाकी मल्टी सेल्यूलर। और मल्टी सेल्यूलर की जो बॉडी है वो धागे जैसी होती है, फैली हुई होती है, बोल सकते हैं? लिखिए, विथ एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट। ये सब स्टार मार्क, ये सारी एनसीईआरटी लिखवा रही हूं, पर समझ के एक एक शब्द। विथ एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, ब्रैकेट में क्या लिखूं? यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर? यूनिसेल्यूलर, कॉमा, फंजाई आर फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब धागे जैसे, फिलामेंटस। चलिए अब आइए मेरे साथ ही डायग्राम बनाइएगा, आइए समझते हैं इनकी बॉडी कैसे होगी। देखो सबसे पहले फंजाई में स्पोर बनता है, उससे बॉडी बनती है, ठीक है। चलिए बनाइए स्पोर। सपोज ये स्पोर है, 2 स्पोर बनाओ। फंजाई हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होगी, तो ये स्पोर हो गया। अब स्पोर से एक लंबा पतला धागे जैसा ट्यूब निकलता है, ऐसा ब्रांच्ड हो सकता है, ऐसा बना लो दोनों में, ये बना दिया स्पोर से। मैंने क्या क्या शब्द यूज करे हैं मैं लिखती हूं। मैंने कहा, आप बीच में भी लिख सकते हो, लॉन्ग, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब भी होता है पतला, लॉन्ग स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं हाइफी। सिंगुलर होता है हाइफा, प्लूरल होता है हाइफी। तो ये क्या बनाए हैं मैंने? हाइफी, हाइफी, ये भी हाइफी। अब समझिएगा, एक्चुअली स्पोर तो एक सेल था, इससे ये हाइफी कैसे बना है? माइटोसिस से डिवीजन हुआ होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल्स बने होंगे। यानी नीचे वाले में ऐसे सेल्स बनाओ बकायदा, और सबके पास न्यूक्लियस होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन पहले बना लो फिर सुनो, ध्यान से सुनो, बनाने के बाद अब सुनना। हायर फंजाई जो है, एडवांस्ड फंजाई, उनमें तो ऐसा ही होता है,
एक स्पोर है, इससे 2 सेल 4 सेल 8 सेल करके ऐसा धागे जैसा लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी बन जाता है। पर जो लोअर फंजाई हैं, लेस एडवांस्ड हैं, उनमें होता तो माइटोसिस है, ऐसा स्ट्रक्चर भी बनता है, पर बीच बीच की दीवारें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेप्टा गायब हो जाते हैं। तो क्या ये ऐसा दिखेगा? न्यूक्लियस तो है, दिखेगा? यानी एक ऐसी कंडीशन बन गई मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसे और क्या बोलते हैं? सिंसाइशियम या सीनोसिटिक। तो ये बन गया सीनोसिटिक हाइफी और ये बन गया नॉर्मल हाइफी। आया समझ? दो तरीके के फंजाई मिलेंगे। लोअर फंजाई में ऐसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है हाइफी के अंदर, और हायर फंजाई में ऐसा होता है। अब ये तो अभी एक धागा बना है, अब ऐसे हाइफी बनते जाएंगे और उनका जाल बन जाता है, तब जाकर एक फंजाई की बॉडी बनती है। फंजाई में ऐसे रूट, स्टेम, लीफ, ऑर्गन्स नहीं बनते, ऐसी फैली हुई बॉडी है। तो ध्यान से समझना अब क्या होगा। देखो, दोनों के अंदर ही ये जो हाइफी हैं, इनका जाल बनेगा, यानी अब बनेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा और ऐसा बनाइएगा, कैसे भी बना दो, लेकिन एक डिफरेंस होगा, यहां पे बाकायदा सेल्स होंगे ऐसे पूरे में। हाथ चलाइएगा थोड़ा जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं आप धीरे धीरे लाइनें खींच रहे हो। पेंटिंग कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, सब में न्यूक्लियस होंगे, 2-4 में बना दो। और यहां पे वॉल्स नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो ये जाल भी मल्टी न्यूक्लिएटेड बनेगा, और हाइफी में सेल्स हैं तो जाल भी सेल वाला बनेगा। ये जो जाल बना है यानी नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी, इसे बोलते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। इस रूप में मिलती है फंजाई की बॉडी, ऐसे फैली हुई। तो माइसीलियम भी दो तरह के हो गए, एक सीनोसिटिक माइसीलियम, और एक, अच्छा इनमें से सेप्टेट माइसीलियम किसे बोलूं? सेप्टेट नीचे वाले को, इसे ए सेप्टेट भी बोल सकते हैं। सेप्टा गायब हो गए, ए सेप्टेट बोलो, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलो, सीनोसिटिक बोलो, सब एक ही बात है। और ये हो गया सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट हाइफी और उससे बना सेप्टेट माइसीलियम। ऐसी बॉडी दिखती है मल्टी सेल्यूलर फंजाई की। ये सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हाइफी का मतलब लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसका जो जाल बनता है उसे माइसीलियम कहते हैं। सब स्पोर से डेवलप होता है, सब कुछ स्पोर से बनता है। अभी सब धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन जी। नहीं, ये लेस एडवांस्ड कैरेक्टर है, ये मोर एडवांस्ड कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स इनके फंक्शनिंग में डिफरेंस आता है, ठीक है, ये बहुत बहुत डिफरेंस आएगा। चलिए, हो गया। अब देखो, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ, मैं दोबारा नहीं लिख पा रही हूं, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी एंड नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, जो एक्चुअली इनका पूरा बॉडी पूरा लूज टिश्यू बना रहा है। अब यहां देखिएगा, माइसीलियम दो तरह के हैं, सीनोसिटिक यानी सेप्टा नहीं है, या सेप्टेट। सेप्टेट वाले में सेप्टा या क्रॉस वॉल्स हैं हाइफी के अंदर। लिखिएगा, यहां पे लिख लेते हैं, सेप्टेट वाले में ब्रैकेट में लिखो हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन हाइफी। हाइफी के अंदर है तो माइसीलियम में भी आ जाएंगे, सेप्टा या क्रॉस वॉल, तभी तो सेप्टेट बोल रहे हैं। हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। अब यहां पे समझिएगा, यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यानी सेप्टा एब्सेंट है। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये कंटिन्यूअस ट्यूब है जिसमें साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे न्यूक्लियस है, क्योंकि बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई है। चलिए,
तो यहां पे सिनोसिटिक हाइफी के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, लिखिएगा कंटिन्यूअस ट्यूब्स, इसका मतलब लिखो कंटिन्यूअस ट्यूब्स, नहीं जगह है तो अलग से लिखिए स्टार लगा के। एसेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी का मतलब कंटिन्यूअस ट्यूब्स विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, खूब सारे न्यूक्लियस हैं और एक लंबी सी ट्यूब है, क्योंकि बीच के सेप्टा खत्म हो गए हैं, एब्सेंट है। अगर कोई आपसे बोलेगा कंटिन्यूअस ट्यूब विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, आपके दिमाग में क्या आएगा? सेप्टेट हाइफी या अनसेप्टेट? अनसेप्टेट, सेप्टा गायब है, यानी सिनोसिटिक या एसिनोसिटिक? सिनोसिटिक। चलिए अब आप नीचे डायग्राम में इसके नीचे बनाइएगा, नई जगह है दोबारा से लिखो सेप्टेट माइसीलियम, लिखो सेप्टेट माइसीलियम। ये भी दो तरह के बनेंगे, आइए समझते हैं। सेप्टेट माइसीलियम, ए सेप्टेट की बात तो खत्म हो गई, सेप्टेट माइसीलियम। होता क्या है समझिएगा। नॉर्मली जो माइसीलियम बनता है, जैसे ये बना सपोज, हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस है, हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के लिए कैरियन वर्ड बोलते हैं, सिंगल के लिए मोनो बोलते हैं, यानी ये मोनो कैरियोटिक है या प्राइमरी माइसीलियम। पहला ऐसे ही बनेगा, लिखो प्राइमरी माइसीलियम या मोनो कैरियोटिक। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा माइसीलियम भी मिलेगा, वो कहां मिलेगा वो अभी धीरे धीरे समझ आएगा। वहां भी सेप्टा है, लेकिन हर सेल में दो दो न्यूक्लियस हैं। क्या नाम दोगे? डाइकैरियोटिक कंडीशन है ये, डाइकैरियोटिक। उसे प्राइमरी कहा है तो ये हो गया सेकेंडरी माइसीलियम। कहां मिलेगा अभी सब धीरे धीरे समझ आएगा, अभी सिर्फ बेसिक समझते जाओ। धीरे धीरे समझ आ रहा है बॉडी कैसे बन रही है। अब जो स्पोर होता है वो हैप्लॉइड होता है, एन लिख लो, एन। यानी मोनोकैरियोटिक कंडीशन में हर सेल एन होगा कि 2n होगा? एन, एन। और डाइकैरियोटिक में 2n बोल सकते हो या n+n बोलना पड़ेगा? दो न्यूक्लियस हैं, फ्यूज थोड़ी हुए, n+n, n+n। अभी सब चीजें रिलेट होंगी धीरे धीरे। अब एसेप्टेट माइसीलियम के एग्जाम्पल, एसेप्टेट ये लोअर फंजाई में मिलता है, लोअर फंजाई, लोअर फंजाई। और सेप्टेट वाले में लिखो एग्जाम्पल हायर फंजाई, हायर फंजाई। इसको याद रखना बड़ा आसान है, बकायदा सेप्टा मिलेंगे। ये प्रॉपर एडवांस कैरेक्टर है कि लेस एडवांस्ड है? एडवांस्ड है। तो एडवांस वालों में, हायर वाले में सेप्टेट मिलेगा, लोअर वालों में एसेप्टेट। अब एक्चुअली फंजाई किंगडम को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, फाइकोमाइसिटीज। देखो माइको वर्ड फंजाई के लिए यूज करते हैं तो माइसिटीज वहां से आया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर से बोलो, फाइकोमाइसिटीज, जोर जोर से बोलो, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें से फाइको वाला लोअर है, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो हायर फंजाई होते हैं। तो यहां ब्रैकेट में अब लिखिएगा फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। लोअर फंजाई की क्लास को कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। और हायर की तीनों क्लासेस अब मैं लिख रही हूं,
तीनों क्लास का नाम मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, आपके यहाँ जगह हो तो यही लिख लेना 1 2 3, नहीं है तो नीचे लिख लो हायर फंजाई में क्या क्या आएगा, इधर लिख सकते हो आप। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। बायो में, साइंस में चीजों को याद करना है, बड़े वर्ड्स हैं, ब्रेक कर करके याद करो। बेसिडियो, एस्को, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसे इसी सीरियल ऑर्डर में लर्न करेंगे अपन। ए बी डी, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी डी, ठीक है। चलिए, सो प्राइमरी, सेकेंडरी माइसीलियम यानी मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक, एन या n+n, इस तरह के माइसीलियम मिल सकते हैं, यानी फंजाई की बॉडीज हमें मिल सकती हैं। या तो ए सेप्टेट होगा या सेप्टेट होगा, सेप्टेट में या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। कहां क्या मिलेगा वो पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल बोलो, सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन। लिखिए, मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ काइटिन, ये तो याद रह जाता है। और काइटिन किसी को मालूम है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है? प्रोटीन है, फैट है, क्या है? ये भी नहीं पता कार्बोहाइड्रेट क्या, काइटिन क्या है? पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ चुकी हो, ऐसा मत करो। ओ संचिता, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, वेरी गुड। पॉलीसेकेराइड में होमो या हेट्रो? दो ही तो है, हेट्रो नहीं होगा तो होमो होगा। संचिता सारे फेल आज तो। होमो पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इन्यूलिन, 5 थे होमो पॉलीसेकेराइड। काइटिन बना था एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट का, नाग यूनिट सारी जुड़ती थी बीटा वाली, तो बनता था काइटिन। सेल्यूलोज के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ, नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी बैड। चलिए, तो काइटिन तो सबको याद रहता है, आपको वो भी याद नहीं है। एंड पॉलीसेकेराइड्स, अब ये क्यों बोल रही हूं मैं इतना सारा? काइटिन भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसी लाइन लिखी है, मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। काइटिन इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड, बट एक्चुअली थोड़ा बहुत सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ये सब भी होता है, यानी अदर पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं वर्ड्स को। चलिए अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। किंगडम फंजाई इज क्लासिफाइड इनटू, kingdom fungi is classified into 4 classes on the basis of, अब ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। किन आधार पे ये 4 क्लास बनाइए? कौन कौन सी क्लास बनाइए? ट्राई करो कॉपी में देख के बोलने की। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको आधार करने के 3 कारण है। नंबर 1, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, अभी तो पढ़ा, अगर ए सेप्टेट है तो वो फाइको होंगे और बाकी 3 में सेप्टेट है, यानी हम यही तो देख रहे हैं कि माइसीलियम दिखने में कैसा है, सेप्टेट है या ए सेप्टेट है। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ये पहला क्राइटेरिया है। सेकेंड, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये अभी हम पढ़ेंगे, स्पोर कैसे बनते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, अलग अलग क्लास में अलग अलग तरह के स्पोर्स बनेंगे। एंड नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनेंगी, वो हम सब पढ़ेंगे। फ्रूटिंग बॉडीज, ये रटा होना चाहिए। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, स्पोर बनने का तरीका और फ्रूटिंग बॉडी, इन 3 आधार पर हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। चलिए, अब संचिता जो आपने लिखा था यहां पर, नहीं संचिता नहीं, एक बार भैया ऊपर करना मैसेजेस। आई थिंक सृष्टि ने अभी मुझसे कहा था, हाँ सृष्टि ने कहा था कि मेरी स्कूल में मैम फाइकोमाइसिटीज की जगह जाइगोमाइसिटीज लिखा है। एक्चुअली फाइकोमाइसिटीज को फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, oomaicities एंड जाइगोमाइसिटीज, पर इतना डिटेल अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए अपन इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली लोअर और हायर फंजाई, ए सेप्टेड माइसीलियम, सेप्टेड माइसीलियम,
इसमें फिर ऊ एंड जाइगोमाइसिटीज आता है और इसमें एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है। चलिए अब पहले मैं आपको इनके नाम बता रही हूं इस ट्रिक के साथ। पहले ध्यान से ट्रिक देखो क्योंकि ये नाम बार बार आएंगे। इसको याद रखने का तरीका, ये ट्रिक बहुत काम आती है। पहले अपन ने फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, ये तो सीरियल ऑर्डर अपने को लर्न है तो PABD नॉर्मली लिख दिया। अब इसकी ट्रिक है, मेनी रैबिट्स आर, बोलो, कमिंग एट नेहास पार्टी, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट। चलो फिर से बोलो, क्या ट्रिक है? मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट। देखिए मेनी मतलब म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। क्या क्या बोला मैंने? म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ये तीनों फाइकोमाइसिटीज के मेंबर है। राइजोपस है जो ब्रेड खराब करता है, म्यूकर भी खराब करता है, एल्ब्यूगो है जो मस्टर्ड की लीव्स पे पैरासिटिक फंगस होता है। चलिए कमिंग मतलब क्लैविसेप्स, बोलो क्लैविसेप्स। ए से एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिली थी, एंड वाई से यीस्ट। ये सारे एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ पी से पक्सीनिया, अस्टिलागो एंड एगैरिकस। एगैरिकस मशरूम होता है जो हम खाते हैं, जो पिज्जा वगैरह में मशरूम डलता है, वो ये सारे बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। नाउ सी से कॉलिकोट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम। ए से ऑल्टरनेरिया और टी से ट्राइकोडर्मा, ये वो दांत खाज, खुजली, रिंगवर्म डिजीज करता है। चलिए फटाफट से इसकी हेडिंग्स लिखिएगा, फिर इसे लर्न करने के बाद आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलो ठीक है, तो ये लर्न करना, इसी सीरियल ऑर्डर में लर्न करना बहुत इजी होगा। जब क्वेश्चंस आते हैं बहुत हेल्प होती है। अब लिखिएगा रिप्रोडक्शन इन फंजाई। लिखिए रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखो 3 तरह से रिप्रोडक्शन होता है, मैंने 2 पढ़ाया है, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। ठीक है, एक्चुअली एसेक्सुअल में भी यहां 2 कैटेगरी कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होगा तो उसे प्रॉपर एसेक्सुअल कह देंगे, और अगर बिना स्पोर बने होगा तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में स्पोर्स बनेंगे और वेजिटेटिव में स्पोर नहीं बनेगा। हालांकि वेजिटेटिव भी एसेक्सुअल ही है, यानी कार्बन कॉपी ही बनती है। सेक्सुअल में मियोसिस होता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होगी और अगली जनरेशन पेरेंट से डिफरेंट बनेगी, जैसा हमारे में होता है। अदरवाइज वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों में ही कायदे से क्लोन्स बनते हैं, यानी जो कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। तो पहला लिखिएगा वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला वेजिटेटिव। इसमें 3 तरीके हैं, ABC करके लिखो। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का मतलब समझते हो? वो जो माइसीलियम है उसका कोई भी एक टुकड़ा टूटा और उससे नया माइसीलियम बन गया, कार्बन कॉपी बनेगा। बताओ कौन से डिवीजन से डिवाइड होंगे? माइटोसिस से। लिखिए मोर कॉमन, मोर कॉमन फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है अगर ये हार्ट टूटे और इससे पूरी नई आकांक्षा मैम बन जाए, ये फ्रैगमेंटेशन है। चलिए सेकंड, फिजन। फिजन तो अपन पढ़ चुके हैं। फिजन क्या होता है? 1 से 2 बन जाना, जैसे बाइनरी फिजन पढ़ा है। मुझे बताओ फिजन किस में होगा? जो 1 सेल की बॉडी वाले हैं या मल्टी सेल्यूलर? 1 सेल, यानी फिजन किस में मिलेगा? यीस्ट में। क्या यीस्ट में माइसीलियम बनेगा? माइसीलियम तो एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है ना, भले ही सेप्टा हो चाहे नहीं हो, तो यीस्ट में माइसीलियम बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। सो फिजन इन यीस्ट, केवल यीस्ट जो सिंगल सेल्ड है उसमें फिजन से भी 2 नए फंजाई बन जाएंगे, 2 नए यीस्ट बन जाएंगे। और तीसरा बडिंग, ये तो अपन ने पढ़ा ही है, यीस्ट में पढ़ते हो ना, ये यीस्ट है, ये बडिंग बन गई, पेरेंट से डिटैच हो गई और नए यीस्ट में ग्रो कर गए। पढ़ा है यानी जूनियर क्लासेस में, 12th में डिटेल पढ़ेंगे यीस्ट। यानी अगर आप गौर से देखें, यूनिसेल्यूलर वाले में फिजन एंड बडिंग और बाकी सारे मल्टी सेल्यूलर में फ्रैगमेंटेशन। इसीलिए क्या लिखा है? फ्रैगमेंटेशन मोर कॉमन। चलिए अब लिखिए सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड तरीका,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, क्योंकि वेजिटेटिव वाला भी होता है पर उसमें स्पोर नहीं बनते, होते दोनों एसेक्सुअल है, बाय स्पोर्स। अब समझो, देखो स्पोर सेक्सुअल में भी बनेंगे पर वहां मियोसिस इन्वॉल्व होगा, यहां मियोसिस होगा क्या? नहीं, मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, अपन ने पढ़ा था। यानी कि यहां पे स्पोर्स माइटोसिस से बनेंगे, यानी ब्रैकेट में लिखो माइटोस्पोर्स। माइटोस्पोर्स। स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, लिखिए हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हर क्रोमोसोम की एक कॉपी। समझो होता क्या है, बनाइएगा। अडल्ट जो फंजाई होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसमें माइटोसिस होगा, बनाओ, उससे स्पोर्स बन जाएंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे, कार्बन कॉपी। और स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके नया अडल्ट बना देंगे। मैं दोबारा बोलती हूं, ध्यान से सुनो। मान लो कोई भी एक अडल्ट फंजाई है, ध्यान से देखो, यहां उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है। उसमें किसी भी एक सेल में माइटोसिस हुआ, उससे 2 स्पोर्स बने, हर स्पोर एक एक सेल के बराबर है, और ये स्पोर हवा से कहीं दूर चला गया, ये सेल, ये स्पोर छिटक के, और वहां जाकर उसे सूटेबल एनवायरनमेंट मिला, तो वो फिर जर्मिनेट मतलब फिर से माइटोसिस से डिवाइड कर करके पूरी नई बॉडी बना देगा। यही तो पढ़ा था अभी, ऐसा स्पोर था और इसी से तो फिर हाइफी बन गया था और उससे आगे जाके माइसीलियम बन गया था। यहां पर मियोसिस का कोई रोल नहीं है, लिखिएगा। अडल्ट, उससे माइटोसिस से स्पोर्स बने और दोबारा जर्मिनेट करके नया बॉडी बन गई। वीडियो नहीं आ रहा है? दीपाली के अलावा वीडियो सबको आ रहा है? भैया आप मैसेज देखो तो एक बार पूछ लिया करो अदर स्टूडेंट्स का। नहीं, दीपाली मेरी क्लास में क्यों बोलेगी किसी और की वीडियो के लिए? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा बच्चे कभी नहीं करते, पागल थोड़ी है बच्चे जो बायो की क्लास में दूसरे का बोलेंगे वीडियो नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, अपन अपने एक्सक्यूज दूसरे को नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, ध्यान नहीं गया वो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बेचारी दूसरी क्लास की बात कर रही है, दूसरे की क्यों करेगी क्लास की बात। चलिए, क्लियर है सबको? बाकियों को दीपाली वीडियो आया? चलो, क्योंकि मैं पढ़ाते में जरूरी नहीं है हर बात ध्यान। हाँ देखो, बायोलॉजी की बात कर रही हूं मैम, बेचारी हर्ट हो गई है, कोई बात नहीं है भैया, मजाक कर रहे थे। चलो, अब 3 टाइप्स लिखिए, 3 टाइप्स, 3 तरह के स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअली, 3 टाइप्स। आइए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम। चलो 3 टाइप्स लिख के फ्लो चार्ट जैसा बनाओ। 3 टाइप्स आपने लिखा होगा, ऐसा बना लो, 1 2 3। अब अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरह से बनते हैं। पहला ज़ूस्पोर्स, दूसरा स्पोरैंजियोस्पोर्स, और तीसरा कोनिडिया। ये सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कोनिडिया। ये ज़ूस्पोर्स जो हैं ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में बनते हैं, और स्पोरैंजियोस्पोर्स भी फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में बनते हैं, यानी लोअर वाले फंजाई में। अब ध्यान से समझना, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स के थ्रू बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता। बेसिडियोमाइसिटीज में माइटोसिस से स्पोर्स नहीं बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा, पर एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं। यानी ये किस किस में बनेगा? एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में। लिखिए, एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनेंगे और बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्को एंड बेसिडियो में होगा और एसेक्सुअल एस्को एंड ड्यूटेरो में होगा। एस्को में दोनों होता है। चलो, अब ज़ूस्पोर कैसे बनेंगे समझना। यहां क्या होता है, जैसे वो फैली हुई बॉडी है, उनमें से ऐसे कर कर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा, ये एक स्ट्रक्चर बन गया सपोज,
रुको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। ऐसा एक स्ट्रक्चर बना, ये बॉडी थी फैली हुई, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बन गया। फाइकोमाइसिटीज है, बताओ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी एसेप्टेट या सेप्टेट? एसेप्टेट होगी, ठीक है। उन्हीं में से कुछ सेल्स स्पोर्स बन गए, ऐसे ये स्पोर्स बन गए। बनाइए इसी स्ट्रक्चर के अंदर, बाकी तो है ही पूरी फैली हुई बॉडी जो है, क्योंकि इनमें फ्लैजिला है, ये मोटाइल है, तभी इनको क्या नाम दे रहे हैं? जू। जू मतलब जूलॉजी, जू जू मतलब जानवर, जानवर मतलब चलना। ये मोटाइल हैं, मोटाइल कहो या फ्लैजिलेटेड कहो, एक ही बात है। फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं, ये इस स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं। अगर ये जू स्पोर्स हैं तो क्या मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को जू स्पोरेंजिया कह सकती हूं? जैसे कल भी अपन ने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा था, स्पोर जहां बनता है वो स्पोरेंजिया। अब ये जू स्पोरेंजिया फटेगा, ध्यान से देखो, ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे, दूर दूर लैंड करेंगे और वहां जाकर माइटोसिस से नया फंजाई बना देंगे। मान लो इसमें से 50 स्पोर्स निकले तो 50 नए फंजाई बन जाएंगे और वो सब इसकी कार्बन कॉपी होंगे, क्योंकि मियोसिस कहीं भी नहीं हुआ है। तो बताओ ये स्पोर्स किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं कि बाहर बन रहे हैं? अंदर, यानी मोटाइल, फ्लैजिलेटेड एंड एंडोजीनस। एंडोजीनस स्पोर्स अंदर बन रहे हैं, एंडोजीनस हैं, मोटाइल हैं, फ्लैजिलेटेड हैं। थिन वॉल होती है, पतली सी दीवार होती है, थिन वॉल्ड। ये पॉइंट हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटाइल इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा आसान है समझना। जू, जू का मतलब ही जानवर यानी चलना, यानी मोटाइल होंगे। अलग अलग मेंबर्स में फिक्स होता है किसमें कैसे होगा। अब स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या होता है? इनमें भी सपोज करो ऐसे माइसीलियम है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा। अलग अलग फंजाई में होता है, पर्टिकुलर किस फंजाई में कैसे होगा वो तक डिसाइडेड होता है, पर अपने को डिटेल में नहीं जाना। इसमें भी इसके अंदर ऐसे स्पोर्स बनते हैं, पर ये स्पोर्स नॉन मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड है। बोलो एंडोजीनस या एक्सोजीनस? एंडोजीनस, ये भी अंदर बन रहे हैं एंडोजीनस। इनकी भी पतली दीवार होती है, थिन वॉल। अगेन ये स्ट्रक्चर को, इनको कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया। वो फटेगा, स्पोर्स बाहर जाएंगे और फिर नए फंजाई बना लेंगे। सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, वो अपन पहले ही लिख चुके हैं एक साथ। यहां देखो, पहले ही हैप्लॉइड लिखवा चुकी हूं। सारे के सारे माइटोसिस से बन रहे हैं और सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, वो कॉमन बात है। इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन मोटाइल है। अब यहां क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया है। इनमें क्या होता है, जैसे ये माइसीलियम है, ये एक ब्रांच निकली ऊपर, इसमें फिर ब्रांचिंग हो जाती है, ये ब्रांचिंग हो गई, फिर इसमें फिर ब्रांचिंग हो गई। ये माइसीलियम है, ये ब्रांच होता जा रहा है। बोलो सेप्टेट होगा या एसेप्टेट? सेप्टेट, बाकायदा सेप्टेट, हायर फंजाई में हो रहा है। और इस पे बॉटल शेप के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बनाइए बॉटल जैसे, और यहां स्पोर्स बनते जाएंगे बाहर की तरफ। बोलो मोटाइल या नॉन मोटाइल? कैसे दिख रहे हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड एक ही बात होती है। बोलो ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं कि बाहर बन रहे हैं? एक्सोजीनस, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें कोनिडिया कहते हैं, एक्सोजीनस। पतली दीवार सबकी है, थिन वॉल सब है। सिर्फ जू स्पोर नाम में ही है जू मोटाइल है, बाकी दोनों नॉन मोटाइल है। ये दोनों अंदर बन रहे हैं स्ट्रक्चर के, ये बाहर कट हो रहा है। अब ये तो है कोनिडिया, कोनिडिया कहलाते हैं ये स्पोर्स, हैप्लॉइड सारे हैं। तो इस डंडी को क्या मैं कोनिडियोफोर कह सकती हूँ? फोरा मतलब जिस पर कोनिडिया अल्टीमेटली बनेंगे, कोनिडियोफोर कहते हैं। माइसीलियम की ही ब्रांच, माइसीलियम की ही ब्रांच है। इन्हें रैमस बोलते हैं। तो ये है प्राइमरी रैमस, प्लूरल हो जाएगा रैमाए, और फिर ये और डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा सेकेंडरी रैमाए,
और डिवाइड करेंगे अगर तो टर्शरी रैमा है। और ये जो बॉटल जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन्हें बोलते हैं स्टेरिक की माता। क्या बोलते हैं? स्टेरिक की माता यानी स्टेरिगमैटा। स्टेरिगमैटा। सब कुछ भूल जाओ तो इतना आना चाहिए कि कोनिडिया नॉन मोटाइल है, एक्सोजीनस है, एस्को और ड्यूटेरोमाइसिटीज में बनते हैं और ये सारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। बनाइए। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूं सारे माइटोसिस से बन रहे हैं और सारे हैप्लॉइड हैं और सब स्पोर्स फिर नया फंजाई बनाएंगे जो पेरेंट फंजाई की कार्बन कॉपी होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब ये तीनों स्पोर्स हो गए, जू स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड कोनिडिया। नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, बताओ पेनिसिलियम किस ग्रुप में आता है? देखो ट्रिक में, कमिंग एट नेहास पार्टी, एस्कोमाइसिटीज। और इसमें कौन से तरीके का एसेक्सुअल स्पोर बनेगा? एस्को। देखो कॉपी में, कोनिडिया। ये क्वेश्चन है, टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम इज कोनिडिया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये मैंने बता दिया है सब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। थर्ड लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिजन, बडिंग इन यीस्ट एंड फ्रैगमेंटेशन से। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा बाय स्पोर्स जो माइटोसिस से बनते हैं। अब थर्ड लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डैश करके लिखो बाय। बाय। चलिए लिख लो, ABCD करके लिख लो। एनसीईआरटी में 3 नाम है, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, सॉरी ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। एक मिनट सुन लो पहले। बेसिडियोस्पोर्स तो आप समझ ही गए हो, बेसिडियोमाइसिटीज में बनेंगे। एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में बनेंगे। मैंने कहा था ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल नहीं होता। ऊस्पोर ऊमाइसिटीज में बनते हैं, जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज में बनते हैं। इन दोनों को मिलाकर अभी मैंने सृष्टि वाले क्वेश्चन पे बताया था फाइकोमाइसिटीज कहते हैं। अपने लेवल पर ऊस्पोर मतलब फाइकोमाइसिटीज में कह देंगे अपन, और ये दोनों एस्को और बेसिडियो में। लिख लीजिए, लिखो चारों के नाम। चलिए अब देखिए, माइटो जो एसेक्सुअल स्पोर है वो किस डिवीजन से बने थे? किस डिवीजन से बने थे एसेक्सुअल स्पोर्स? एसेक्सुअल स्पोर्स किस डिवीजन से बने थे? किस डिवीजन से बने थे? माइटोसिस से बनेंगे ना, फिर कहां लॉस हो गए। चलो सेक्सुअल स्पोर्स किससे बनेंगे? मियोसिस से। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, इसी के बारे में लिखना से, या इधर ही लिख लो, फॉर्म्ड बाय, ऊपर ही लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ये मियोस्पोर्स हैं, वो माइटोस्पोर्स हैं, वो कार्बन कॉपी थे, ये कार्बन कॉपी नहीं होंगे, बाय मियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कॉमन, लिखो these are produced in। अब समझो यहां बाकायदा फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी समझाऊंगी। लिखिए these are produced in डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग सा स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये बात एसेक्सुअल स्पोर के लिए नहीं कही थी, वहां तो जनरल एक स्पोरेंजिया बन गया था या जू स्पोरेंजिया कह दिया था, ऐसा प्रॉपर फ्रूटिंग बॉडी वर्ड हमने यूज नहीं किया था। अब एक बात और समझ लो, यहां पे ये तो मियोसिस से बन रहे हैं, हैप्लॉइड होंगे। लिखो हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड होते हैं। अब समझो डिप्लॉइड क्यों होते हैं? एक्चुअली ये जाइगोट का दूसरा नाम है। इन दो का मतलब जाइगोट होता है, थोड़ी देर में समझाती हूं। जाइगोट लिख लो, जाइगोट इज इक्वल टू जाइगोट। ये दोनों डिप्लॉइड है, अभी सब समझ आएगा। चलिए अब लिखो रिप्रोडक्टिव या अब साइकिल बनाते हैं। लिखिए लाइफ साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो चल ही रहा है ना, चलो बनाते हैं। कैसे होगा आइए समझिएगा, फिर थ्योरी देखेंगे ध्यान से। अगर जगह कम बची हो तो नेक्स्ट पेज पे बना लीजिएगा। देखो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो 2 माइसीलियम पास आएंगे, 2 फंजाई पास आएंगे। बनाइएगा, यहां से बनाना, लेफ्ट साइड से शुरू करना, उधर डायग्राम लेकर जाएंगे। सपोज करो ये एक माइसीलियम है, ये एक माइसीलियम है, ठीक है।
अगर हायर वाला है तो सेप्टेट है। मान लो मैं एक को मेल मान रही हूं, एक को फीमेल मान रही हूं, तो मैं प्लस लिख देते हैं, एक को माइनस लिख देते हैं, मतलब एक मेल एक फीमेल। अब इनमें कोई टेस्टिस ओवरी तो है नहीं जो आप मेल फीमेल बोलोगे, एक को मेल मान लेते हैं, एक को फीमेल मान लेते हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी फंगस किसी से भी रिप्रोड्यूस करेगा। तो हम यहां लिख देते हैं ये है कंपैटिबल माइसीलियम, एक दूसरे के साथ मेटिंग कर सकते हैं माइसीलियम। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों में से मान लो कि ये एक सेल है जो रिप्रोड्यूस करेगा, हेल्प करेगा, और इसका ये सेल है मान लो जो रिप्रोड्यूस करेगा। हर के अंदर एक एक न्यूक्लियस है, और अडल्ट फंजाई हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड, अभी पढ़ाया था हैप्लॉइड, यानी ये भी एन है और ये भी एन है, दोनों में हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है। सबसे पहले इन दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को मैं कैरियोगैमी कहूं या प्लाज्मोगैमी? प्लाज्मोगैमी। तो पहला स्टेप होता है, लिखिए प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी पहला स्टेप। जैसे ही प्लाज्मोगैमी होगी, ध्यान से देखना, अब ये ऐसा बन जाएगा। ये अभी भी माइसीलियम है, बाकी सेल्स हैं, पर अब इस सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस काउंट होंगे? 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, चलो बोलो मुझे, बाकी तो सब में एक एक है, इस जगह 2 हो गए, यानी ये कैसी स्टेज बन गई है? डाइकैरियोटिक। आया समझ? चलो, तो ये बन गया, दिस इज डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक। एस्कोमाइसिटीज में ये बहुत थोड़ी सी देर के लिए ऐसा रहता है, और इसके तुरंत बाद में ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज यानी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी। यानी ये क्या बन गया? 2n। अभी क्या है ये? n+n। न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, यानी क्या स्टेप हो गया? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, कैरियोगैमी। एस्कोमाइसिटीज में ये बहुत जल्दी घटना घट जाती है, यानी ये स्टेज एस्कोमाइसिटीज में शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत समय तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है, तब जाकर ये फ्यूज करते हैं, यानी ये स्टेज बेसिडियोमाइसिटीज में लॉन्ग लिव्ड है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कैसी होगी? होगी ही नहीं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। चलिए, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 घटनाएं घट गई, क्या क्या? प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। कैरियोगैमी जैसे ही हुई, क्या मैं इसे जाइगोट कह सकती हूं? अब यही तो जाइगोट होता है, ये 2 गैमीट की तरह बिहेव करे और फ्यूजन हो गया। चलो, तो ये बन गया जाइगोट, जाइगोट। अब ये जाइगोट डिवाइड कर करके फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। क्योंकि हमने पढ़ा था अभी अभी कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही स्पोर बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। अब फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनेगी? 2 तरह से, दो में डिवाइड करना। एस्कोमाइसिटीज में अलग फ्रूटिंग बॉडी बनती है और बेसिडियोमाइसिटीज में अलग तरह की बनती है। आपको याद है, तभी तो थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें पहला आधार है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, एसेप्टेट या सेप्टेट। दूसरा आधार था स्पोर्स कौन से बन रहे हैं, और तीसरा आधार था फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है। चलिए, अब यहां पे अब नॉर्मल माइटोसिस से ये अपनी बॉडी बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनाएगा समझो, बनाइएगा।
एस्कोमाइसिटीज में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर, और बेसिडियोमाइसिटीज में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा। ये फ्रूटिंग बॉडी है। देखो स्लाइम मोल्ड में बताया था, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जहां स्पोर बनेंगे और एक डंडी, ये डंडी है स्टॉक, और इस स्ट्रक्चर को यहां कहते हैं एस्कस। एस्कस का मतलब थैले जैसा, सैक लाइक। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये फ्रूटिंग बॉडी है जिसे कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी। एक्चुअली कार्पो का मतलब ही फ्रूट होता है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है, कभी सुना हो जूनियर क्लासेस में, तो पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। कार्पोस का मतलब ही फ्रूट होता है लैटिन लैंग्वेज में। तो कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी बन गई, एस्कोकार्प। ये सैक लाइक है, सैक, थैले जैसा, सैक लाइक। इसीलिए एस्कोमाइसिटीज वाले फंजाई को सैक फंजाई भी कहते हैं। ये भी डंडी है, स्टॉक। मैं बार बार नहीं बना रही हूं, बाकी सेल्स तो नॉर्मल सेल्स हैं ही, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब अपन रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे कहते हैं बेसिडियम। क्या बोलते हैं? बेसिडियम। और इस पूरे को क्या नाम दे दोगे? मारो तुक्का। बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी। इस शेप को क्लब शेप बोलते हैं, क्लब शेप। इसीलिए बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई को क्लब फंजाई भी कहा जाता है। इसके अंदर एक एक न्यूक्लियस होगा जो डिप्लॉइड होगा, राइट? ये जाइगोटी तो है, इससे डिवाइड होकर ये बन गया। अब समझो क्या होता है। फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद मियोसिस की घटना घटेगी इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। तो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन फॉलोड बाय मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस किसके अंदर हो रहा है? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। पहले फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा जाइगोट, डिवाइड कर करके, फिर उसमें मियोसिस की घटना घटेगी। तो तीसरा इवेंट है मियोसिस। एक सेकेंड रुक कर यहां देखिएगा। पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फिर न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, फ्रूटिंग बॉडी बनी, और उसके अंदर मियोसिस हुआ। मुझे सोच के बताओ, अगर मियोसिस होगा तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेगा कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, क्योंकि ये डिप्लॉइड है और इसमें मियोसिस होगा, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। मियोसिस में 1 पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। यहां पर 1 न्यूक्लियस से 4 बनेंगे, 4, 1 2 3 4, ऐसे यहां बनेंगे 1 2 3 4। ये सारे अब हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस हो चुका है। इन्हें स्पोर्स कहते हैं। ये बन गए सेक्सुअल स्पोर्स। जो मैं कह रही थी ना आपसे कि मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स कहलाएंगे। इन्हें बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में बन रहे हैं, तो एस्कोस्पोर्स। और इन्हें कह देंगे बेसिडियोस्पोर्स, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में बन रहे हैं। तो एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइसिटीज में बनेंगे। सारे स्पोर्स मियोसिस से बन रहे हैं, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं। यही तो कहा था कि अलग अलग स्पोर्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में बनेंगे जिन्हें फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं। फिर वही ये एस्कस फटेगा, ये बाहर निकलेंगे, जहां भी लैंड करेंगे ग्रो करके न्यू फंजाई बना देंगे। ऐसे ही ये भी ग्रो करके न्यू फंजाई बना देंगे, जर्मिनेट करके। बोलो कैसे डिवाइड करेंगे? अब ये माइटोसिस से या मियोसिस से? माइटोसिस से, क्योंकि अडल्ट फंजाई कैसा होता है? हैप्लॉइड। आपने स्पोर्स भी कैसे बना दिए? हैप्लॉइड। पर यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है क्योंकि गैमीट बने हैं, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट बना है।
अब दोनों स्पोर्स हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? दोनों हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड है, मियोसिस से बना है, ये भी हैप्लॉइड है, मियोसिस से बना है। दोनों मोटाइल दिख रहे हैं या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल, हवा से या पानी से दूर दूर जाते हैं। ये भी है नॉन मोटाइल और ये भी है नॉन मोटाइल। तो दोनों हैप्लॉइड है, दोनों मियोसिस से बन रहे हैं, दोनों नॉन मोटाइल हैं। बेसिडियोस्पोर्स कितने बनते हैं? 4 इन नंबर, 4 इन नंबर, क्योंकि 1 से 4 बनता है मियोसिस में। एस्कोस्पोर्स भी कितने बनने चाहिए उस लॉजिक से? 4। पर होता क्या है, पहले 4 बनते हैं, कभी कभी इन चारों में माइटोसिस हो जाएगा तो 4 से 8 बन जाएंगे, कॉपी बन जाता है। तो ये 4 to 8 इन नंबर होते हैं। ये 4 से 8 बन सकते हैं, ये तो 4 ही बनते हैं, फिक्स है। इनमें कोई और डिफरेंस दिख रहा है आपको अभी तक जो पढ़ाया है उस नॉलेज के हिसाब से? ये अंदर बन रहा है, ये बाहर बन रहा है, ये कोनिडिया जैसा बन रहा है बाहर, ये अंदर बन रहा है स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर की तरह। ये एंडोजीनस है, ये एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस। बनाइए। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फंजाई में वो सीक्वेंस करके फ्लो चार्ट दे देते हैं। बोलो स्टेप्स का सीक्वेंस क्या होगा? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, वो ऐसे उल्टा सीधा लिख देते हैं। एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसिटीज में बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है, 4 to 8, एंडोजीनस, नॉन मोटाइल, हैप्लॉइड। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोकार्प में बनेंगे, 4 इन नंबर, एक्सोजीनस, नॉन मोटाइल, हैप्लॉइड। सारे स्पोर्स मियोसिस से बन रहे हैं, इसीलिए सेक्सुअल स्पोर्स हैं। माइटोसिस से जो स्पोर्स बने थे वहां कार्बन कॉपी फंजाई बनेगा। यहां जो अगला फंजाई बनेगा वो पेरेंट की कार्बन कॉपी नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। आ रहा है समझ में अच्छे से? चलो मुझे सोचकर ये बताओ कि फंजाई की जिंदगी में ज्यादातर स्टेजेस डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? थोड़ा तो देखा करो, आंखें भी तो दी है और साथ में चश्मा भी लगाया है अपन ने, तो तड़ाक से आंसर क्यों देते हो? और तुम यूनिफॉर्म में आए करो भाई सब लोग। बोलो सारी हैप्लॉइड है, एक जाइगोट ही तो डिप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड थे, ये तो n+n बना, सिर्फ ये डिप्लॉइड बना, फिर इसमें फटाफट फ्रूटिंग बॉडी बनी, फिर स्पोर्स क्या बने? हैप्लॉइड बने। यानी मेजर जिंदगी क्या है? हैप्लॉइड है, पूरा अडल्ट हैप्लॉइड है। यानी कैसी लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक। लिखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बताइए इसमें मियोसिस जाइगोट में हुआ है या स्पोर में हुआ है? जाइगोट में हुआ है, उसके कारण स्पोर बने हैं। अपन ने कल क्या पढ़ा था? स्पोरिक मियोसिस शब्द लिखा था, क्योंकि स्पोर मियोसिस के कारण बने थे। उस हिसाब से यहां भी क्या बोलना चाहिए मुझे? स्पोरिक मियोसिस। पर यहां मैं और अच्छा क्या बोल सकती हूं? जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हुआ है, जाइगोटिक मियोसिस। क्या यहां पे एम्ब्रियो बना है? हमारे बॉडी में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, यहां एम्ब्रियो जैसा कुछ भी नहीं बना। फटाफट जाइगोट से स्पोर बने और स्पोर से नया इंडिविजुअल बन गया, यानी नॉन एम्ब्रियोफाइटा। नॉन एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो नहीं बनता। बिल्कुल उमेश, सही आंसर दिया था आपने। चलिए अब आइए एनसीईआरटी की लाइंस दिखाती हूं, अब बहुत इजी है। लिखिए सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फटाफट लिखिए सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। नंबर 1, बोलो क्या नंबर 1 लिखो? प्लाज्मोगैमी। लिखिए प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी का मतलब लिखो डैश करके। फ्यूजन ऑफ,
क्या मैं साइटोप्लाज्म की जगह प्रोटोप्लाज्म भी कह सकती हूं, मतलब लिविंग मैटर? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन, क्या लिखूं, 1 2 या 3? 2, बिटवीन 2। अब मुझे बताओ क्या लिखूं, बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल या कुछ भी हो सकता है? नहीं, कुछ भी हो सकता है ना फंजाई में, ये मोटाइल भी हो सकता है, ये नॉन मोटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहां एक एक सेल को अपन गैमीट के बराबर मान रहे हैं, तभी तो इनके फ्यूजन से जाइगोट शब्द यूज कर रहे हैं। तो लिखिए बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। उसी माइसीलियम का वो सेल जो फ्यूज करेगा, इट इज बिहेविंग लाइक अ गैमीट। सो बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, फुल स्टॉप। सेकेंड स्टेप, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या लिख दूं? कैरियोगैमी का मतलब लिखवाओ, परिभाषा, डेफिनेशन। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, परफेक्ट, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। चलो थर्ड स्टेप क्या लिखूं? मियोसिस, किसके अंदर? इन जाइगोट, मियोसिस इन जाइगोट। ऑफ कोर्स फ्रूटिंग बॉडी बनेगी तभी होगा, पर होगा तो इसी में, मियोसिस इन जाइगोट कॉमा रिजल्टिंग इन बोलो क्या बनेंगे? स्पोर्स। कैसे स्पोर्स? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। वेरी गुड, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, आ गई समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये 3 पॉइंट्स हो गए, अब स्टार लगा के अगला पॉइंट लिखिएगा। व्हेन अ फंजाई रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, व्हेन अ फंजाई रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, कॉमा, सबसे पहले क्या हुआ था? 2 हाइफी पास पास आए थे, 2 माइसीलियम, दोनों हैप्लॉइड थे कि डिप्लॉइड थे? हैप्लॉइड। और कंपैटिबल थे कि नॉन कंपैटिबल थे? कंपैटिबल, कॉमा लिखिएगा। 2 हैप्लॉइड हाइफी, 2 हैप्लॉइड हाइफी of compatible mating types, compatible mating types come together and fuse, come together and fuse, full stop। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ने फ्यूज किया था, क्या तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज कर गया था? एस्को में तो जल्दी कर जाता है, बेसिडियो में टाइम लगता है। अगला पॉइंट लिखिए, इन सम फंजाई, इन सम फंजाई, कॉमा, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स। ये हैप्लॉइड सेल्स किसके लिए बोल रहे हैं? उन्हीं गैमीट्स के लिए। फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल 2n, डिप्लॉइड सेल 2n। एक्चुअली लोअर फंजाई में तुरंत ऐसा हो जाता है, रिजल्ट्स इन इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल। नेक्स्ट, हाउएवर, ये बात किसके लिए कही गई है? फाइकोमाइसिटीज के लिए, इमीडिएटली वाली। एस्को में थोड़ी देर बाद, बेसिडियो में बहुत देर बाद, तुरंत फाइको में बन जाता है। However, in other fungi, ब्रैकेट में क्या क्या लिखूं? एस्को एंड बेसिडियो लिख लो, एस्को एंड बेसिडियो माइसिटीज, एस्को एंड बेसिडियो माइसिटीज, ब्रैकेट क्लोज। बोलो क्या ये इमीडिएटली होगा? क्या ये इमीडिएटली होगा? नहीं, यानी बीच में क्या स्टेज बनेगी? बीच में क्या स्टेज बनेगी? डाइकैरियोटिक, इंटरवीनिंग, बीच में डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी। सो हाउएवर इन अदर फंजाई, कॉमा, एंड इंटरवीनिंग यानी बीच में डाइकैरियोटिक स्टेज इज फॉर्म्ड, एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स, ऐसा लिख लो, डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स। ब्रैकेट में इसका मतलब लिखो, डाइकैरियोटिक का मतलब n लिखूं या 2n लिखूं? n+n लिखिए, n+n, कॉमा, दैट इज, क्या मतलब है n+n का? सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, लिखिए 2 न्यूक्लियाई पर सेल,
दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। अब मैं ये लाइन नहीं लिखवा रही हूं, कंडीशन को कहेंगे डाइकैरियन और इस समय काल को फेज को कहेंगे डाइकैरियोटिक फेज। शॉर्ट लिव्ड एस्को में है, लॉन्ग लिव्ड बेसिडियो में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेटर, लेटर कॉमा, अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम, बोलो क्या लिखूं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, सेल्स बिकम डिप्लॉइड। क्या बन गया ये, जाइगोट, वेरी गुड, सेल बिकम्स डिप्लॉइड, ब्रैकेट में लिख लो जाइगोट, बहुत बढ़िया, डिप्लॉइड। नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई फॉर्म्स, फंजाई फॉर्म्स fruiting bodies, fungi forms fruiting bodies, comma, in which, बोलो कौन सा डिवीजन होगा, in which, मियोसिस, मियोसिस को और क्या नाम दे सकती हूं, आर से, रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, in which रिडक्शन डिवीजन occurs, in which रिडक्शन डिवीजन occurs, comma, leading to formation of, leading to formation of, बोलो क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। कैसे स्पोर्स, हैप्लॉइड, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। सारी एनसीईआरटी की लाइंस है, आ रही है अब समझ में। यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जाइगोटिक मियोसिस है, एम्ब्रियो नहीं बनता है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ओनली जाइगोट इज डिप्लॉइड, बाकी सब हैप्लॉइड है। n प्लस n को भी डिप्लॉइड नहीं मान सकते हैं, n अलग अलग है तो कहलाएगा सब हैप्लॉइड ही, ओनली जाइगोट इज डिप्लॉइड। यानी यहां अंडरस्टैंड करिएगा, एक मिनट रुककर, कोई भी एक फंजाई का माइसीलियम है, अगर उसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो वो माइटोसिस से स्पोर्स बनाएगा, वो स्पोर्स जर्मिनेट करके नया कार्बन कॉपी फंजाई बनाएंगे। ये कहानी चलती रहेगी अगर एसेक्सुअली स्पोर्स बनाने हैं। पर अगर उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसमें पहले प्लाज्मोगैमी होगी, डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी। अगर एस्कोबेसिडियो है, नहीं है तो तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज करेगा यानी कैरियोगैमी होगी, जाइगोट बनेगा, उससे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उसके अंदर मियोसिस होगा, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे यानी हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, और वो जर्मिनेट करके नया फंजाई बनाएंगे जो पेरेंट्स की कार्बन कॉपी होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि मियोसिस हुआ है और मियोसिस में पैकाइटीन स्टेज हुई है जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, जीन्स का इधर उधर हेरा फेरी हुई है। ये एक बेसिक्स होता है। एसेक्सुअली भी स्पोर्स बनते हैं फंजाई में, सेक्सुअली भी स्पोर्स बनते हैं, पर सेक्सुअल स्पोर मियोसिस से बनता है इसीलिए अगली जनरेशन पेरेंट से डिफरेंट होती है। ये माइटोसिस से बनता है इसीलिए अगली जनरेशन पेरेंट के सिमिलर होती है। डाइकैरियोटिक स्टेज एस्को में थोड़ी देर और बेसिडियो में बहुत देर तक रहती है, और फाइको में ये बनती ही नहीं है, तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है। सीरियल ऑर्डर होगा प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस। अब यहां देखिएगा, अब आपको ये समझाती हूं, देखिए एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर तो समझ आ गए, सारे स्पोर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेंगे ये भी समझ आ गए, सब मियोसिस से बनेंगे और सारे हैप्लॉइड है। इनका क्या मतलब है अब आपको बताती हूं। अगर यही डायग्राम मुझे फाइकोमाइसिटीज का बनाना है, मान लीजिए तो प्लाज्मोगैमी होगी, तुरंत बाद मैं एक्चुअली प्लाज्मो एंड कैरियोगैमी ऐसा लिखूंगी क्योंकि जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज करेगा और तुरंत जाइगोट बन जाएगा, ये वाली स्टेज गायब हो जाएगी। और इसी जाइगोट को ऊमाइसिटीज में ऊस्पोर और जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर कहते हैं। तो एक्चुअली ऊस्पोर जो है वो डिप्लॉइड है क्योंकि वो जाइगोट का ही दूसरा नाम है। एस्कोबेसिडियो में से अलग से नाम नहीं देते, इसे जाइगोट ही कहते हैं, पर ऊमाइसिटीज में से ऊस्पोर कह देते हैं। और फिर वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो कैसी है, फिर उसमें भी स्पोर बनेंगे, उसका क्या नाम है वो अपने सिलेबस में नहीं है, और फिर वही मियोसिस से बनेंगे और फिर नया फंजाई बनाएंगे। तो हमारे सिलेबस में ऊस्पोर वर्ड दिया है, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर दिया है। ये तो प्रॉपर स्पोर हैं जो मियोसिस से बन रहे हैं,
पर oospore मियोसिस से नहीं बनता, oospore तो जाइगोट है, यानी oospore के अंदर मियोसिस होता है। तो यहीं पर ये पॉइंट लिख लेते हैं इसी डायग्राम में, कॉल्ड oospore इन oomaicites, oomaicites, ये फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई का ग्रुप है, जाइगोट को ही कहते हैं। अगर आपकी जगह नहीं है तो अलग से नोट करके लिख लो कि जाइगोट इज कॉल्ड oospore इन oomaicites, ये वर्ड आएगा इसीलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके साथ आज की क्लास अपन वाइंड अप करते हैं। आज अपन ने समझा किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स, उसकी सेल वॉल, उसकी बॉडी कैसी होगी, हाइफी का मतलब, माइसीलियम का मतलब, माइसीलियम एसेप्टेड, सेप्टेड, उसकी 4 क्लासेस, किस आधार पे क्लासेस बनी अब हम समझ गए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर कैसे बन रहे हैं और फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी हैं, और उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल स्पोर से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसकी क्लासेस चारों को लर्न करना है, उसके एग्जाम्पल्स लर्न करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में पर्टिकुलर क्लासेस की डिटेल्स पर अपन बात करेंगे। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, अब आपको समझ आएगा कि ये जो मैंने बना दिया था यहां स्पोर से माइसीलियम, अब आप जानते हो या तो ये एसेक्सुअल स्पोर होगा या ये सेक्सुअल स्पोर होगा। अगर एसेक्सुअल स्पोर लैंड करा है तो कार्बन कॉपी बनेंगे, और अगर सेक्सुअल स्पोर है मियोसिस से हुआ है तो पेरेंट से डिफरेंट, पर हमेशा स्पोर से ही हाइफी और हाइफी के इंटरवोवन नेटवर्क जाल से माइसीलियम यानी अडल्ट फंजाई बनते हैं। इस स्टोरी को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।